नमस्कार दोस्तों, मधुसूदन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राहुल। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी यूपीएसआई की इस जंग में मैं आपके साथ हूं, कदम से कदम मिला के। और मेरे साथ आप कदम मिला के चलिए, क्योंकि आप जानते हो कि आपके लिए आप समझ जाना कि यूपी पीसीएस का लेवल हलवा नहीं आने वाला। जो अन्य यूट्यूब चैनल पढ़ा रहे हैं या आप पैड बैच पढ़ रहे हो, उसमें जो हलवा क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, और हलवा क्वेश्चन से आप यूपी पीसीएस में रैंक तो बहुत दूर की बात है, आप इसमें सिलेक्शन भी ले सकते। इसलिए इसका लेवल काफी बढ़ चुका है और मैंने अपने इस लेवल को बढ़ाकर ही आपके लिए क्लास को स्टार्ट किया है। तो आपको बड़े ध्यान रखना है कि हमारी जो क्लास है उसमें जो क्वेश्चन मिलते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलते हैं, और क्वेश्चन को समझना होता है और बहुत ही अच्छे से हम डिफाइन करते हैं। तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मिल चुका है। देखो, क्वेश्चन आजकल पेपर में स्टेटमेंट क्या आ रहे हैं, आपको समझना कि पॉलिटी की जो 20 मार्क्स हमारे यूपीएसआई में आने वाले हैं, जो हमें दरोगा बनाने वाले हैं, उसमें स्टेटमेंट के क्वेश्चन आप जरूर करना। क्योंकि जो 4 से 5 क्वेश्चन नॉर्मल आएंगे कि राष्ट्रपति क्या साल के लिए बनता है, मुख्यमंत्री क्या साल के लिए बनता है, धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में है या अनुच्छेद 21 में क्या है, इन्हें तो बच्चा बच्चा करेगा। लेकिन हमें बच्चा नहीं बनना, हमें दरोगा बनना है। और दरोगा की लड़ाई में हमें हर तरीके के क्वेश्चन को ध्यान से करना है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसे पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखो, पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखो। स्टेटमेंट आधारित क्वेश्चन मिलेंगे आपको। स्टेटमेंट आधारित क्वेश्चन ही आजकल बोर्ड में मिल रहे हैं। आपने चाहे देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम यूपीएसआई में ही रहे। हम यूपीएसआई के साथ साथ में जो बच्चा यूपी पुलिस का क्वेश्चन कर रहा है और वो मेरी क्लास लेता है, तो 100% गारंटी से बोलता हूं कि एक भी क्वेश्चन आज की पीपीटी में संसद से बाहर नहीं जाने वाला। आज मेरा एक्सप्लेनेशन संसद पर है, चाहे किसी भी लेवल का यूपी पुलिस का क्वेश्चन हो जाए। यूपी पीसीएस की जो तैयारी कर रहा है, पीएससी की, जो सोच रहा है कि मुझे बीएड करने के बाद बीओ का फॉर्म भर सकता हूं, ईपीएफओ का फॉर्म भर सकता हूं, तो किसी प्रकार के जिसमें संविधान आता है इस क्लास से बाहर नहीं आएगा संसद में। तो ध्यान से पढ़ते हैं। देखो, लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति भी संसद का अंग माने जाते हैं। देखो, आप समझना कि संसद के 3 अंग होते हैं: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये बातें सब आर्टिकल नंबर 79 में लिखी हुई है कि राष्ट्रपति भी संसद के अंग माने जाएंगे। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या संविधान में स्पष्ट रूप से 260 निर्धारित की गई है। गलत है भाई। संविधान में स्पष्ट रूप से वर्तमान में संख्या जो है राज्यसभा की, वो 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 238 का चुनाव होगा और 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 2 रॉन्ग हो गया। थर्ड पढ़ते हैं कि लोकसभा में अनुसूचित जाति मतलब एससी शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए जो सीटें हैं आरक्षित है। देखो, आर्टिकल 330 में लिखा गया है कि लोकसभा में एससी और एसटी की सीटें रिजर्व होंगी। तो यहां से हमें 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं। पहली बात कि हमारे देश में एक संसद होगी, उसके 3 अंग होंगे: राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। कौन से आर्टिकल में है? 79 में। दूसरी बात, एससी एसटी के लिए जो सीटें रिजर्व होती है कौन से आर्टिकल में है? 330 में। तीसरी बात कि वर्तमान में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 250 हो सकती है मैक्सिमम। तो समझ लेना कि पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो हमारा पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। आजकल आपको इसी स्टेटमेंट पे आधारित क्वेश्चन मिलने वाले हैं। हलवा नहीं आने वाला पेपर। हलवे की तैयारी मत करो, तैयारी अपनी जबरदस्त रखो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखो, संसद सदस्य की अयोग्यता मतलब अनएबिलिटी के बारे में बातें की गई है। ध्यान से देखो, संसद सदस्य पद त्यागने के लिए केवल प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा देते हैं। गलत भाई। देखो बेटा, जो भी संसद का सदस्य है, यदि वो अपना पद त्याग रहे हैं तो वो प्रधानमंत्री को नहीं देंगे, बल्कि वो स्पीकर को देंगे। किसको देते हैं? स्पीकर को। तो पहला स्टेटमेंट होगा रॉन्ग। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया भाई, रेड से कर देते हैं। दूसरा, किसी सदस्य को सदन से अनुपस्थिति की स्थिति में 60 दिन से अधिक लगातार अनुपस्थित रहने पर अयोग्य ठहराया जा सकता है।
हाँ भैया, साफ साफ बोला गया है कि आप देखो, हमारे संविधान के आर्टिकल 101 में बोला गया साफ साफ कि यदि आप सांसद बन जाते हो और 60 दिन तक संसद में नहीं जाते, कितने दिन तक, 60 दिन तक, तो आपको अयोग्य घोषित कर देगा, कहेगा कि अब तुम घर ही रहो, 60 दिन हो गए घर, तो अब तुम घर ही बैठो। ये बात 101 में लिखी हुई है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा पढ़ते हैं कि यदि कोई सदस्य लाभ के पद धारण करता है तो वह अयोग्य हो जाता है। बिल्कुल सही बात है भैया, कि यदि कोई सदस्य लाभ का पद धारण करते हैं तो वो भी अयोग्य हो जाते हैं। ये बातें कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? 102 में लिखी गई है। तो दूसरा और तीसरा सही है, तो केवल 2 और 3, तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। प्रश्न काल के संदर्भ में निम्नलिखित क्या है? पढ़ लिया? चलो देखो, प्रश्न काल के संदर्भ में कौन सी बात सही है? आप जानते हो हमारी जो संसद होती है उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, तो लिखा कि प्रश्न काल को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई। क्वेश्चन आ सकता है कि लोकतंत्र की आत्मा संसदीय विधि में किसको बोलते हैं? प्रश्न काल को बोलते हैं। इस क्वेश्चन को पूछ लेना भाई, जो तब आप तैयारी करते हो इस क्वेश्चन को पूछ लेना, यदि कोई भी बता दे आपकी पड़ोस में बैठा हुआ, क्योंकि क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं हमारा यूपीएसआई का है, तो मैं आपको यूपीपीसीएस लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा कम से कम, ताकि सही। तो प्रश्न काल को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। दूसरा कि प्रश्न काल का प्रावधान भारतीय संविधान में आर्टिकल 87 के तहत दिया गया है। देखो यह कहा कि आर्टिकल 87 के तहत प्रश्न काल की बात की गई है। देखो सुना बेटा, आर्टिकल 87 में केवल कार्य संचालन में प्रश्न काल का प्रयोग होता है, इसका कोई संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ना प्रश्न काल है ना शून्य काल है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 हो गया रॉन्ग। थर्ड पढ़ते हैं, इसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर तारांकित, अतारांकित और लघु सूचना प्रश्न वाले होते हैं। सही बात है, तीनों तरह के क्वेश्चन होते हैं। देखो अब तुम्हें कुछ बातें बताता हूं बड़े ध्यान से। तो पहला इसमें स्टेटमेंट पहला सही है, तीसरा सही है, तो 1 और 3 ए सही है। अब कुछ बातें समझ लो बेटा, देखो आंसर देखो, देखो तारांकित क्वेश्चन, अतारांकित क्वेश्चन, लघु सूचना वाले क्वेश्चन, यूपी पैट पे क्वेश्चन आया था इस बार 7 तारीख की पहली शिफ्ट में। पता क्या था कि अतारांकित प्रश्न पे लिखित में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या मौखिक में, वो आपको बताना है स्टेटमेंट में। अगला देखते हैं, देखो क्या क्वेश्चन आया कि शून्य काल के संदर्भ में कुछ बातें स्पष्ट की गई है, उन्हें बताइए। देखो शून्य काल की शुरुआत 1962 से की गई संसद में। बिल्कुल सही बात है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जो पॉलिटी पढ़ने वाले हैं बच्चे उनसे पूछना कि शून्य काल कब से शुरू हुआ है, डब्बा गोल है उनका, और आपको बनना है दरोगा। आगे बोलते हैं कि शून्य काल संविधान और कार्य संचालन नियमों में उल्लेखित है। देखो भाई, शून्य काल हो चाहे प्रश्न काल हो चाहे व्यवहारिक काल हो, कोई सा भी काल हो भैया, चाहे मानसून सत्र हो चाहे शीतकालीन सत्र हो, कुछ भी संविधान में वर्णित नहीं है, तो यह हो गया गलत। शून्य काल संविधान में नहीं है। आगे समझना, अगर बोले कि शून्य काल के दौरान कोई भी सांसद जनहित का मुद्दा उठा सकता है या नहीं, तो सिंपल बोला गया है कि शून्य काल में कोई व्यक्ति जनहित के मुद्दे तो भाई हमेशा उठे जाएंगे, तो इसका मतलब है जनहित के मुद्दे उठाए जा सकते हैं। तो कहते हैं कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही हो गया, तो 1 और 3 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बड़े ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बड़े ध्यान से बताना। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में बताना है। देखो जब कभी प्रधानमंत्री को पद से हटाना होता है तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आता है कि भैया जी हमें इस वाले प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है। ठीक है जी, कहां आता है विश्वास प्रस्ताव? लोकसभा में। तो उसी को लेके 3 स्टेटमेंट बनाए हुए हैं, और ये 2018 का यूपीएसआई का पेपर है बेटा, आसान नहीं आने वाला, खिचड़ी नहीं 2021 की तरह। ठीक है, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं लेकिन पैड कंटेंट से भी कहते हैं कि कैरियर विल जैसे ऐप से टक्कर ले लेना हमारा कंटेंट में, यदि हल्की सी भी 19 बता दे कोई। देखते देखो, इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। देखो अविश्वास प्रस्ताव में प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं, तो प्रधानमंत्री को हटाने की प्रक्रिया केवल और केवल लोकसभा में पेश हो सकती है, यह आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है,
तो बिल्कुल सही बात है भैया। दूसरी बात, प्रस्ताव पास होने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत चाहिए। तो भाई साधारण बहुमत चाहिए, लेकिन बड़ी बात है कि साधारण बहुमत ही चाहिए। ठीक है, साधारण बहुमत ही चाहिए। आगे बेटा, इसे स्पीकर की अनुमति के बाद भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। हाँ भैया, जब स्पीकर कहेगा कि भैया पेश कर दो, मुझे भी लगता है कि ये प्रधानमंत्री उसके लायक नहीं है, तो तब इसको पेश किया जा सकता है। ये बात भी सही है। तो 1 2 3 तीनों ही सही है। 1 2 3 तो तीनों ही सही है बेटा, तो कह सकते हैं 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, छठा क्वेश्चन। मैं आपको टाइम देता हूं, 10 सेकंड का टाइम है बेटा आपके पास। तो क्या लिखा हुआ, राज्यसभा के बारे में पूछा गया भाई। किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में। आप जानते होंगे कि हमारे संविधान के आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन है। तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसे स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसमें इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। हाँ भाई, राज्यसभा स्थायी होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा, हर 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, सेना निवृत्त होते हैं। बिल्कुल सही बात है भैया, 1/3 सदस्य है, इसके हर 2 साल में रिटायर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है। अगला देखते हैं कि राज्यसभा में केवल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। गलत भाई, कहते हैं कि राज्यसभा में इनके साथ में 12 मनोनीत सदस्य भी होते हैं। तो कहां फंसाया है, देखो कहां फंसाया है कि राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य भी होते हैं और यह बोल दिया केवल। तो पहला और दूसरा केवल आंसर सही है, बाकी सब गलत है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। बताना जल्दी से, तेज स्पीड से। आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है, पेड कंटेंट में भी नहीं मिलेगा, तो आपका फर्ज बनता है कि आप कुछ करें। क्या लिखा हुआ देखो, संयुक्त अधिवेशन, जॉइंट सिटिंग के बारे में बताइए। आपको पता है कि आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। तो लिखा कि संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक और संविधान संशोधनों पर बुलाया जा सकता है। देखो सिंपल सी बात है कि जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो साधारण विधेयक पे तो बुला सकते हैं, लेकिन संविधान संशोधन पर नहीं बुलाएंगे, इसलिए पहला स्टेटमेंट होगा रॉन्ग। दूसरा, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, संयुक्त मीटिंग जब भी होगी लोकसभा अध्यक्ष इसकी बैठक करेंगे। तीसरा, कि राज्यसभा में प्रस्तुत प्राइवेट मेंबर बिल पर भी संयुक्त अधिवेशन में चर्चा की जा सकती है। सिंपल सी बात है कि प्राइवेट मेंबर बिल है तो भैया इस पे भी चर्चा की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 और सी 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन है ना, है जानदार? हाँ, तो बताइए बेटा कि राज्यसभा में की बात करें, संयुक्त अधिवेशन कौन से आर्टिकल में है? 108 में है। अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अब तो बताइए, तो अब तो आपको ऑप्शन मिल गया, लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता कौन है? बुलाने का काम दिया गया है राष्ट्रपति को। किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन बताइए, हलवा नहीं आएगा पेपर, हलवा नहीं आएगा पेपर, अपनी तैयारी यूपीपीसीएस लेवल के रखो पॉलिटी में, क्योंकि हमें पता है जीएस एक साइड पूरी 40 मार्क्स में से, ठीक है, और 16 से 18 नंबर पॉलिटी के अलग है, या 18 नंबर सिलेक्शन कराएंगे। यूपी दरोगा आपका मतलब ही पॉलिटी है, मैथ रीजनिंग और हिंदी सब बच्चे करेंगे, यूपी दरोगा का मतलब ही पॉलिटी है। पॉलिटी के 18 नंबर पे आपको ऐसे ही क्वेश्चन तैयार करने होंगे, मजाक में मत लेना। तो पढ़ो कि वित्तीय अधिकारों के संदर्भ में बताइए कि संसद के पास भारत की संचित निधि, जिस समय की निधि बोलते से खर्च करने की स्वीकृति देने का अधिकार है। हाँ भैया, संसद के पास अधिकार है कि क्या रुपए खर्च करने हैं, ये संसद के पास अधिकार है। दूसरा, मांगों पर चर्चा के बाद, क्या कि मांगों पर चर्चा के बाद लोकसभा अनुदान की मांग को स्वीकृति या अस्वीकार कर सकती है। हाँ भैया, जब पैसे का मैटर आता है तो लोकसभा ही करती है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, राज्यसभा को मांगों पर मतदान का अधिकार नहीं है।
हाँ भैया पैसों के मामले में राज्यसभा को डिमांड कोई अधिकार नहीं है, तो तीसरा भी सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। 1 2 और 3। अगला बताइए बेटा, नौवां क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 9th, जल्दी बताइए। लोक सेवा समिति के संदर्भ में बताइए। देखो ये क्या बताया है कि लोक सेवा समिति का जो इसका गठन हर वर्ष किया जाता है, कहते हैं कि लोक सेवा समिति का गठन हर वर्ष होता है, स्टेटमेंट सही है। इसका अध्यक्ष परंपरागत रूप से विपक्ष दल द्वारा चुना जाता है। देखो ऐसा बोला गया है कि जो लोक लेखा समिति होगी उसका अध्यक्ष विपक्ष से आता है, मोस्टली ऐसा ही होता है, तो इसको भी सही मानेंगे। इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदस्य होते हैं। हाँ भैया 22 सदस्य होते हैं, 15 + 7, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। तो 1 2 और 3 सही है। 10वें क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। पढ़िए, जल्दी बताइए। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में बताइए। लिखा हुआ है कि इसे केवल संविधान में जब संशोधन करना है तो इसे केवल संसद में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। सही बात है भैया, संविधान में संशोधन हो सकता है ना, तो केवल और केवल संसद में होगा और कहीं नहीं होगा, कोई राज्य विधानमंडल में नहीं होगा, केवल यही होगा। दूसरी बात कि संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है, नहीं गया, ध्यान सुना कि संयुक्त बैठक पर जो वो संविधान संशोधन में नहीं आती। तीसरा, संसद की दोनों सदनों में इसे विशेष बहुमत से पारित कराना आवश्यक होता है। भाई संविधान संशोधन में विशेष बहुमत ही चलता है। ठीक है, पहला और तीसरा सही है, तो 1 और 3 सही है। साधारण बहुमत में संविधान संशोधन नहीं माने जाते, आर्टिकल 4 ही बोलता है ये। 11वां क्वेश्चन बताइए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी बता पाओगे। संसद के सदस्य की प्रतिरक्षा के संबंध में बताना पाइए। और ध्यान रखना यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है ये, और यूपीएससी ने भी स्टेटमेंट यही कई बार पूछा गया है, तो आज हम यूपीएससी भी फोड़ देंगे तकड़ा तकड़ा, ध्यान लगा के। देखो, संसद सदस्यों को संसद में कही गई बातें या दिए गए वोट के लिए किसी अदालत में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। भैया सांसद संसद में बैठ के कुछ भी बोले, ठीक है, कुछ भी बातें कहे लोक कल्याण के लिए, उसे कोई दिक्कत नहीं है, बात सही है। संसदीय प्रतिरक्षा संविधान के अनुच्छेद 105 में है। हाँ भैया, जो प्रतिरक्षा दी गई संसद में, ये भी 105 में, ये बात भी सही है। कौन से आर्टिकल में? 105 में। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से, कि प्रतिरक्षा का दायरा केवल कार्रवाई के दौरान दिए गए भाषणों तक सीमित है। नहीं भैया, कार्रवाई के भाषण नहीं, कहते कि मतदान में और समिति में भी दिए गए भाषणों में वो पूर्णतः स्वतंत्र है। मतदान में भी स्वतंत्र है वो, कि मतदान जब वो कर रहा है और या संसद में किसी समिति में है तब भी वो कुछ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षित है। तो स्टेटमेंट तीसरा गलत हो गया, पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। लेवल देख रहे हो आप क्वेश्चनों का? अच्छा लेवल है बेटा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे ही लेवल चाहिए आज के बच्चों को। आयोग ऐसा लेवल मांगता है तो हम क्या करें? हमें तो आपको सिलेक्शन 100% कराना है, रिक्स नहीं लेना बेटा 1% भी। हमें रिक्स नहीं लेना 1% भी। यदि हमने 1% भी रिक्स ले दिया, छोड़ दिया कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ गए, तो हमारा क्या होगा? यूपीएससी का सपना ही रह जाएगा। हमें सपना नहीं छोड़ना, हकीकत में बदलना है कि माँ तेरी वर्दी के लिए जरूर आऊंगा, माँ तेरे वर्दी के लिए मैं जरूर आऊंगा, और चाहे मुझे दिन रात अपने कुछ भी करना पड़े लेकिन वर्दी जरूर पाऊंगा। तो इसी संज्ञान को लेते हुए अगला पढ़ते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल के संबंध में कौन सा कथन सही है? कि इसे किसी भी सांसद द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है जो मंत्री नहीं है। बेटा प्राइवेट है तो कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। संसद के इतिहास में प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से कई बार महत्वपूर्ण कानून बने हैं, यह बात भी सही है। प्राइवेट मेंबर बिल की चर्चा केवल शुक्रवार को ही की जाती है, यह बात भी सही है। डेली प्राइवेट बिल नहीं आते। तो 1 2 3 4 हम बल्कि बोलो थाने के दरोगादार। आगे देखो, बताइए बेटा मेरे देशवासियों, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, तो आपको बताना उन कथनों के बारे में। क्या कथन है? पहला कि लोकसभा अध्यक्ष को
सदन द्वारा निर्वाचित किया जाता है? निर्वाचित मतलब जो सदन है वो क्या लोकसभा अध्यक्ष को चुनता है? तो हम कहते हैं कि सदन द्वारा ही लोकसभा अध्यक्ष को निर्वाचित किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोकसभा में जो मेंबर होते हैं ना, सदस्य है, वही एक व्यक्ति को निर्वाचित कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वह लोकसभा के भंग होने पर भी अपने पद पर बने रह सकते हैं। देखो बेटा, सिंपल बात है कि 5 वर्ष का ही होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। जब तक लोकसभा के मेंबर रहेंगे तब तक वो रहते हैं। तीसरा, लोकसभा अध्यक्ष केवल राष्ट्रपति के आदेश पर ही हटाए जा सकते हैं। गलत बात, गलत बात नहीं करते कि भैया लोकसभा अध्यक्ष बनाना है। यदि किसी व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष बनाना है या फिर हटाना है तो केवल एक का काम होता है, लोकसभा का, राष्ट्रपति का कोई काम नहीं है। तो तीसरा होगा सही, तो ए और बी सही है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आ गया है ना क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन बताइए, बताइए 14वां क्वेश्चन बड़ा ही ध्यान से, कि राज्यसभा के सभापति के संबंध में कथन बनाना है। और ये क्वेश्चन मैंने बोला है यूपीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में यूपीएसआई भी इसी प्रकार दे रहा है। 2018 में देखना, रुआ दिए थे भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने पेपर में बच्चे, जिन्होंने पढ़ाया था हलवा हलवा, बालक बड़े खुश होते हैं हलवा हलवा पढ़ के। कुछ यूट्यूब पे ऐसे फेमस टीचर है जो हलवा हलवा पढ़ा के बच्चों को बड़ा कहते हैं कि भाई देखो हमसे बड़ा कोई टीचर है, मानते हैं आपका प्लेटफॉर्म बड़ा है, लेकिन क्षमता और योग्यता में बहुत अंतर हो जाता है। मान सकते हैं कि आपके अंदर बहुत योग्यता हो सकती है, लेकिन आपकी पढ़ाने की जो क्षमता है, जो आप बच्चों को कंटेंट देना चाहते हो, उसकी कोई इच्छा शक्ति की कमी लगती जाती है। तो आगे पढ़ते हैं कि राज्यसभा के उपसभापति के बारे में देखो, उसका चुनाव राज्यसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। भैया उपसभापति बेटा यहाँ था, सभापति तो होते हैं उपराष्ट्रपति, ये सदस्य चुने जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उपसभापति का पद तब रिक्त होता है जब वो इस्तीफा देते हैं या सदन द्वारा हटाए जाते हैं, आसान सी बात है, तभी रिक्त होगा। तीसरा, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो सकता है। तो कहते हैं भैया कि भैया उपराष्ट्रपति जिन्हें बनाया वो हटा भी सकता है साधारण बहुमत से का। तो 1 2 3 आ गया, डी हो गया। अगला क्वेश्चन बताइए कि संसद की कार्रवाई के संबंध में कौन सा कथन सही है, जल्दी बताइए, मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। क्या है? संसद की कार्रवाई के संबंध में कौन सा कथन? सत्र अनुशासन संसद की बैठक की एक अवधि है। भाई बहुत वेरी गुड, बहुत अवधि है। आप जान सत्र होते 3, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, 3 होते हैं, उसे बजट सत्र बोलते हैं। वेरी गुड। अधिवेशन एक सत्र के भीतर की दैनिक बैठकों को कहा जाता है। हाँ भैया, एक सत्र में जितनी बैठक हो रही है ना, उसी को बोलते हैं अधिवेशन। स्थगन का अर्थ है संसद का स्थायी रूप से समाप्त हो जाना। भाई संसद कभी स्थायी रूप से समाप्त नहीं होती। तो स्टेटमेंट तीसरा गलत हो गया, पहला दूसरा सही है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पढ़िए और आंसर बताइए 16वें का, जल्दी पढ़िए और आंसर बताइए 16वें का। विशेष सत्र स्पेशल सेशन के संदर्भ में लिखा हुआ है कि संसद का विशेष सत्र केवल प्रधानमंत्री की अनुकंपा पे ही बुलाया जा सकता है। हाँ भैया, जब जब प्रधानमंत्री कहते हैं राष्ट्रपति जी से कि भैया संसद सत्र बुला लो, तभी बुलाया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री की बात चलती है, हम मानते हैं। संविधान में विशेष सत्र का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। भाई स्पष्ट देखो, इसमें क्या कहा है कि स्पष्ट उल्लेख नहीं है। हम कैसे मान ले कि स्पष्ट उल्लेख नहीं है? बताओ आप ही। ठीक है, देखो अलग अलग बुला सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन स्पष्ट उल्लेख नहीं है। विशेष सत्र के बारे में बताइए, कोई दिक्कत नहीं, चलो बताइए ध्यान से। बताइए। संविधान में विशेष सत्र का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, सही बात है। संसद का विशेष सत्र स्वतंत्रता की 50वीं और 75वीं वर्षगांठ पर बुलाया गया था। नहीं भैया, कभी बुलाया जा सकता है।
50 और 75 भी बुलाया गया था, ये बात भी सही है। तो 1 2 3 तीनों ही सही है। अगला बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य सूची और नियम के बारे में बताना है। प्रत्येक सदन की कार्य सूची राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। देखो ये कह रहा है कि जब भी कोई नियम बनाना है तो उसे राष्ट्रपति तय करेंगे। राष्ट्रपति क्यों करेंगे भाई? प्रधानमंत्री करेंगे। कौन करेंगे? प्रधानमंत्री। तो ये तो होगा गलत। दोनों सदनों के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। भाई ये बात सही है कि दोनों के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में संशोधन सदन स्वयं कर सकता है। हाँ भाई, खुद ही बनाया है तो खुद ही संशोधन कर सकते हैं। तो 2 और 3 सही है इसका। अगला बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई क्या क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, तो बादशाह बहुत घूमते हैं। 18वें क्वेश्चन में कहते हैं कि अनुमान समिति का गठन 30 सदस्यों से होता है। कहते हैं बिल्कुल सही है। अनुमान समिति एस्टिमेट कमेटी जो बनती है 3 सदस्यों से बनती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष ही अनुमान समिति के अध्यक्ष होते हैं। देखो भाई, लोकसभा अध्यक्ष नहीं होते, ये किसी व्यक्ति का चुनाव करते हैं, तो स्टेटमेंट होगा गलत। तीसरा, प्राक्कलन समिति में का गठन 22 सदस्यों से होता है। बिल्कुल सही बात है। 15 लोकसभा के 7 राज्यसभा के मिलकर व्यक्ति प्राक्कलन समिति बनाते हैं, तो स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा इसका? पहला और तीसरा, तो बी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन बताइए बड़े ध्यान से, मैं आपको टाइम देता हूं पढ़ने के हिसाब से। बिल की प्रक्रिया में कोई बिल बना रहे हैं, नया राज्य बनाने हैं, उसकी प्रक्रिया के बारे में पूछा गया है। और ऐसे क्वेश्चन आपको लूसेंट पढ़ के क्लियर नहीं होने वाले, ये तक क्लास से ही होंगे और ना हलवा पढ़े क्लियर होने वाले। कुछ टीचर मैं देखता हूं यूट्यूब पे, बहुत ही बड़े फेमस चैनल है, बहुत बड़े फेमस, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, बहुत बड़े फेमस चैनल है, लेकिन जब पढ़ाते हैं ना तो पढ़ाने के नाम बच्चों के साथ धोखा करते हैं। धोखा 500-700 रुपए में, 1000 रुपए में कोर्स बेच दिया और ऊपर से पढ़ा के करते कोर्स खत्म। नहीं, अब फ्री में कंटेंट मिलेगा। हमारा वादा है कि फ्री में पढ़ाएंगे, तब तक पढ़ाएंगे जब तक आपके हाथ पे वर्दी ना आ जाए। तो पढ़ाते देखो, राष्ट्रपति किसी साधारण बिल को एक बार ही लौटाकर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। क्या राष्ट्रपति के पास ऐसा अधिकार है? बिल्कुल अधिकार है। संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति को लौटाने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लौटाएगा भाई। संविधान संशोधन को राष्ट्रपति नहीं लौटा सकता। धन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं करेंगे। राष्ट्रपति को धन विधेयक स्वीकार करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा। तो पहला और दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए बहुत अच्छे से। देखो ये कह रहा संसद और न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के और संसद के बारे में है। सब मत गए कि संसद को न्यायपालिका की आलोचना करने का अधिकार है। भाई संसद किसी की भी आलोचना नहीं करेगी, बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। भाई किसी की बुराई करने का अधिकार किसको कौन दे सकता है? बिल्कुल नहीं है। दूसरा, न्यायालय संसद की कार्रवाई की वैधता की जांच नहीं कर सकते। गलत है भाई, संसद गलत कर रही, सही कर रही है। इस कार्रवाई की जांच जो है न्यायालय एक तरीके से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ मामलों में कर सकते हैं। कानून बना दिया कृषि कानून, तो पूछ सकता है सुप्रीम कोर्ट, भैया क्यों बना दिया आपने, ये गलती कर दी, तो जांच कर सकते हैं कुछ मामलों में, कुछ मामलों में, सब मामलों में नहीं, कुछ मामलों में। अगला क्वेश्चन कि संसद और न्यायपालिका के बीच विवाद होने पर अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का मान्य होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, संसद में और लड़ाई हो गई तो सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम जो है मान्य होगा। तो कौन सा सही होगा इसका बताइए? केवल 3। चलो अगला बताइए ध्यान से। वाह क्वेश्चन पूछा गया भाई, क्या क्वेश्चन पूछा गया भाई? देखो इसे सब तो बहुत आता है पेपर में, और यूपीएसआई के लिए फेमस क्वेश्चन है। 2018 वाले प्रैक्टिस सेट में ये रिपीटेशन क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। देखो गिलोटिन प्रक्रिया क्या है? यह प्रक्रिया बजट की चर्चा में समय बचाने के लिए अपनाई जाती है। देखो भैया इसमें कहते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग काम दे देते हैं तो समय बचता है, तो बहुत जरूरी है समय बचाने के लिए। इस प्रक्रिया में लंबित मांगों पर बिना चर्चा के मतदान कराया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसे केवल राज्यसभा में लागू किया जा सकता है।
भाई यही गलत हो गया, राज्यसभा नहीं लोकसभा में। तो सही कथन कौन कौन से है, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। अगला बताइए, संसद सदस्यों के वेतन भत्तों के बारे में बताइए। भाई जिन्होंने पॉलिटी पढ़ रखी है, जो अपने आप को संविधान के एक्सपर्ट मानते हैं, वो बताइए। जो सीरियस है नौकरी पाने के लिए, जो सीरियस है नौकरी पाने के लिए, जो सीरियस नहीं है वो क्लास में अभी चला जाइए, कोई डाउट नहीं है। नौकरी चाहिए तो आप रहिए, मुझे कोई जरूरत नहीं है, भीड़ दिखनी चाहिए, बस सीरियस बच्चे होने चाहिए जितने भी हो। देखो, संसद सदस्यों के वेतन भत्तों के बारे में, सांसदों का वेतन संसद द्वारा तय किया जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई, संसद ही वेतन तय करती सांसदों का। दूसरा, संसद अधिनियम 1954 से यह प्रावधान लिया गया है कि हर किसी का वेतन तय किया जाएगा। देखो भाई, कहते हैं, बड़े ध्यान से वाली बात है, समझने वाली बात है, और आप जानते भी हो कि संसद जो है वो वेतन के बारे में नियम बनाती है, और 1954 से उसने नियम बनाए हैं। आगे कि सांसदों के वेतनों में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है। कहते हैं कि सांसद अपना वेतन बढ़ाने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं मानते, तो ये जरूरी नहीं होती। तो पहला और दूसरा सही है, तो स्टेटमेंट ए सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 23वां, संसद के अधिवेशन सेशन के संदर्भ में है। देखो, संसद के दो सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। संसद का पहला सत्र हर वर्ष जनवरी में आयोजित किया जाता है। क्या क्वेश्चन है भाई, हर वर्ष जनवरी में? भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं है कि जनवरी में करो, भाई अप्रैल में कर लो, तो ये गलत हो गया। संसद के सत्र बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, सही बात है भाई, राष्ट्रपति के पास है। तो पहला और तीसरा, पहला और तीसरा सही है, तो बी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन बताइए नेक्स्ट। देखो क्या क्वेश्चन है भाई, मैं कहूंगा कि इसको भाई 10 स्टार भी दो ना तो भी कम है, और ये वो क्वेश्चन है जो आप यूट्यूब पर ढूंढते ढूंढते मर जाओगे, नेट पर इसका आंसर नहीं मिलने वाला। अब बड़े ध्यान समझते हैं, बताइए। देखो, ये वो क्वेश्चन है जिनका कोई तोड़ नहीं है हमारे पास। देखो, ये कहता है कि संसदीय नियंत्रण के उपकरण के संदर्भ में है। ये जो संसद है वो कैसे नियंत्रण है, उसके उपकरण के। देखो, कहता है कि कॉलिंग अटेंशन मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन का प्रयोग सांसद किसी आवश्यक सार्वजनिक विषय पर सरकार का ध्यान खींचने के लिए करते हैं। हाँ भाई, ये बिल्कुल सही बात है कि जब सरकार को किसी विशेष पर ध्यान देना हो तो इसका प्रयोग किया जाता, तो ऑप्शन ए सही हो गया। दूसरा, हाफ एन आवर डिस्कशन किसी प्रश्न काल के दौरान दिए गए उत्तर की गहराई में जांचने के लिए होता है, बिल्कुल सही बात है भाई, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, याद रख लेना आप। हाफ एन आवर डिस्कशन, फ्यूचर ऑफ प्रिविलेजेस, क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज का उद्देश्य है संसद के विशेष अधिकार के उल्लंघन पर सदन का ध्यान खींचने का होता है। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, तो पहले और दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट ठीक है, तीनों स्टेटमेंट याद कर लेना। 10 स्टार का क्वेश्चन है भाई, कभी मत भूल जाना, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसे है जो आपको यूपीपीसीएस यूपीएससी निकलवाने में सपोर्ट करेंगे भाई। यूपीएससी के बाद दरोगा बनने के बाद तैयारी करनी है तो बेसिक ऐसा कर लो ना दरोगा में ही, कि पीसीएस में कोई दिक्कत ही ना हो और दरोगा भी पास हो जाए, मेरिट में नंबर आ जाए। मेरिट नहीं, रैंक चाहिए, रैंक। अब देखो, प्रश्न स्थगन प्रस्ताव के संबंध में भैया ऑप्शन दिए गए। पहला, इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। देखो, कहते हैं कि इसे लोकसभा में लाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह सरकारी किसी विशेष नीति या निर्णय पर सीधे असहमति व्यक्त करता है, बिल्कुल सही बात है। इसे पास करने के लिए 2/3 बहुमत अति आवश्यक है। नहीं भैया, 2/3 नहीं, साधारण बहुमत बहुत ज्यादा जरूरी होता है इसके लिए। तो तीसरा होगा गलत, पहला दो सही है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 26वां पढ़ो कि विशेष अधिकार समिति के बारे में बताइए। कहते हैं कि इसका गठन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होता है।
विशेष अधिकार समिति का गठन क्या लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होता है? तो आप कहोगे कि जी हाँ, लोकसभा के विशेष अधिकार है, राज्यसभा के भी, तो दोनों में होगा। यह समिति विशेष अधिकार हनन के मामले की जांच करती है। सिंपल सी बात है, जिसके लिए बनाई उसी की जांच करेगी। इसके अध्यक्ष हमेशा उपसभापति होते हैं? नहीं भैया, इसके अध्यक्ष उपसभापति सभापति में से कोई नहीं होते, कोई अन्य मेंबर होगा। तो तीसरा होगा सही, गलत। तो पहला और दूसरा सही है, तो ए ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बताइए कि मनी बिल के संदर्भ में, मनी बिल, धन विधेयक, वित्त विधेयक, जल्दी बताइए क्या है। मैं रुक गया, लो जी रुक गया तुम्हारे लिए, बताइए पढ़ के। जल्दी से बताइए बेटा, मनी बिल के बारे में। कहते हैं कि इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, आर्टिकल 110 में लिखा हुआ है, सही बात है। राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, यह भी सही बात है और यह भी सही बात है। राज्यसभा मनी बिल को 14 दिन तक ही रोक सकती है। तीसरा, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना इसे लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता, यह भी सही बात है, पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो पहला, दूसरा और तीसरा ही सही है, तीनों सही हो गए, तो ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि वित्त विधेयक फाइनेंशियल बिल के बारे में बताइए। ये लिख रहा कि वित्त विधेयक की दो कैटेगरी होती है, श्रेणी फर्स्ट और श्रेणी सेकंड। क्या डीपली क्वेश्चन पूछा है, क्या दो ही कैटेगरी होती है? तो आप बोलना हाँ जी, दो ही कैटेगरी होती है। कहते कि वित्त विधेयक श्रेणी वे धन विधेयक से व्यापक होता है, भली बात है। वित्त विधेयक सेकंड पर राज्यसभा के पास धन विधेयक जैसी सीमाएं लागू होती है? नहीं भैया, यही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया, ऐसा नहीं है। सीमाएं केवल फर्स्ट पर लागू है, सेकंड पे नहीं होती। तो पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। 29 बताइए, ध्यान से पढ़े। 29 क्या है कि कटौती प्रस्ताव, कट मोशन के बारे में बताना है कि यह सरकार की नीति पर आलोचना का एक संसदीय उपकरण है। हाँ भैया, सरकार की आलोचना करनी है तो कट प्रस्ताव आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, बहुत अच्छी बात है। 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं, नीति कटौती, प्रतीकात्मक कटौती और अर्थ कटौती। क्या 3 ही प्रकार के होते हैं? तो आप कहोगे जी सर तीनों ही होते हैं, तो तीनों स्टेटमेंट सही हो गए। तो 1 2 3, तो डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन बताइए, सार्वजनिक उपकरण समिति के बारे में क्वेश्चन क्या है। ध्यान से बेटा, ध्यान से बताना है तुम्हें, बहुत मारे जाओगे, बहुत पिटे जाओगे। पढ़ो, यूपी ऐसा चाहिए तो चाहिए। देखो, सार्वजनिक उपक्रम समिति, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के बारे में बताना है कि सार्वजनिक उपक्रम समिति का 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के मेंबर होते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सही बात है भाई, इतने ही मेंबर होते, टोटल मिला के 22 ही होते हैं। अगला, यह समिति सार्वजनिक उपक्रमों की जांच के लिए बनाई जाती है। सिंपल सी बात है, सार्वजनिक है तो उसके लिए होगी। तीसरा, इस समिति का अध्यक्ष राज्यसभा चुना जाता है। गलत बात भाई, इसका जो अध्यक्ष है वो लोकसभा से भी चुना जा सकता है। तो 1 और 2 सही है, तो स्टेटमेंट 1 सही हो गया। तो बताइए कैसे आज के क्वेश्चन लगे आपको। यदि क्वेश्चन लगे, अच्छे लगे हो, तो चैनल को लाइक कीजिए और क्लास को इसी प्रकार के क्वेश्चन बनाइए। और मैं कोशिश करूंगा, देखो बेटा, आपको इस क्वेश्चनों की पीपीटी चाहिए, यदि आप कुछ और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप सिंपल शर्त मानना, टेलीग्राम चैनल पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाम है RAHULSIRPDF। इसमें आपको बीच में स्पेस नहीं छोड़ना, अर्थात इसको ऐसे लिखना है, राहुल सर PDF। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको उसकी पीपीटी मिल जाएगी, आपको उसमें प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, थंप दीजिए, लाइक कर दीजिए। वेरी गुड, जय हिंद।